हेलो एवरीवन, बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास तक हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में अध्ययन करेंगे। डाईहाइड्रिक यानी कि दो OH समूह, नाम से स्पष्ट है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो हाइड्रोक्सी समूह यानी कि दो सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं और सामान्य भाषा में इनको ग्लाइकोल भी कहा जाता है। अगर दोनों OH समूह दो लगातार कार्बन परमाणु पर उपस्थित है यानी कि 1 और 2, तो फिर इनको अल्फा, 1 और 3 स्थिति पर होने पर इन्हें बीटा और 1 और स्थिति पर होने पर इनको गामा ग्लाइकोल कहा जाता है। जहां तक इनके सामान्य नामों की हम चर्चा करें तो अल्फा ग्लाइकोलों का सामान्य नाम उस एल्कीन से व्युत्पन्न किया जाता है जिसके हाइड्रोक्सीकरण से इन्हें प्राप्त किया जाता है। जैसे हम एथीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है। अब अगर इसके द्विबंध के आगे पीछे एक एक शब्द जोड़ देते हैं और डबल का सिग्नल करके इसको ग्लाइकोल में परिवर्तित कर देते हैं, तो अब ये जो ग्लाइकोल है ये एथिलीन से उत्पन्न हुआ है, तो आगे इस एल्कीन का नाम लिखेंगे एथिलीन और पीछे लिखेंगे ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से अल्फा ग्लाइकोल जिसमें कि OH 1 और 2 स्थिति पर होते हैं उनका नाम उस एल्कीन से उत्पन्न किया जाता है जिसके हाइड्रोक्सीकरण से इनको बनाया जाता है। जैसे ये प्रोपिलीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे जो ग्लाइकोल बनेगा डबल के आगे पीछे, डबल बॉन्ड के आगे और पीछे एक एक OH जोड़ना है। तो चूंकि ये प्रोपिलीन से उत्पन्न हुआ है इसलिए पहले एल्कीन का नाम लिखेंगे प्रोपिलीन और उसके बाद लिखेंगे ग्लाइकोल। तो ये हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब जैसे ये आइसोब्यूटीन है तो इसको आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं। इससे जो ग्लाइकोल बनेगा CH3CCH3 और ये डबल का सिग्नल कर दिया और एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। तो पहले हम एल्कीन का नाम लिखेंगे आइसोब्यूटिलीन और बाद में लिखेंगे हम ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से अल्फा ग्लाइकोलों के सामान्य नाम जिस एल्कीन से इनके हाइड्रोक्सीकरण द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है उस एल्कीन से व्युत्पन्न किया जाता है। बीटा और गामा ग्लाइकोलों को पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के रूप में लिखा जाता है। बीटा और गामा ग्लाइकोल जिसमें OH समूह दो लगातार कार्बन परमाणु पर नहीं होते हैं बल्कि इनके बीच में गैप होता है। जैसे हम इसको लिखे हैं HO CH2 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 OH। तो अब इसमें CH2 3 बार आ गया तो ट्राइमेथिलीन और ग्लाइकोल इसका नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के रूप में इनका नाम लिखा जाएगा। तो ये हो गया ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद में इसको और ज्यादा लंबा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये OH। तो इसमें 6 बार CH2 समूह आ रहा है तो ये हो जाएगा हेक्सा मेथिलीन और ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से बीटा, गामा और अन्य ग्लाइकोलों के नाम पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के आधार पर व्युत्पन्न किए जाते हैं या उसके अनुसार लिखे जाते हैं। अब जहां तक इनके IUPAC नामों की चर्चा है इनको एल्केन डाइऑल के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल का नाम अपन लिखेंगे तो इसमें 3 कार्बन की चेन है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे OH है। तो पहले चेन का नाम हो गया प्रोपेन और 1,3 डाइऑल। तो इस प्रकार से IUPAC में इनको एल्केन डाइऑल लिखा जाता है। नीचे वाले की बात करेंगे इसमें 6 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5 6 और 1 और 6 नंबर पे OH समूह है। तो पहले चेन का नाम हो जाएगा हेक्सेन और फिर 1,6 डाइऑल
तो इस प्रकार से इनके आईयूपीएसी नाम इजी वे में लिख सकते हैं। पहले कार्बन जनक कार्बन श्रृंखला का नाम, जितने भी कार्बन की चेन है वो नाम लिखते हैं, फिर हाइड्रोक्सी समूहों के क्रमांक लिख के अंत में डाइओल लिखते हैं, जिससे कि इनके आईयूपीएसी नाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम डाइओल बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। तो हम डाइओल बना सकते हैं एल्कीनों से। अब KMnO4 का 1% क्षारीय विलयन, इसको बेयर अभिकर्मक भी कहते हैं। तो 1% KMnO4 का क्षारीय विलयन से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जैसे एल्कीन में ये RCH डबल बॉन्ड CH2 कोई भी एल्कीन हो सकती है। इसकी क्रिया हम क्षारीय KMnO4 के द्वारा कराएंगे, यानी कि KMnO4 और OH माइनस। क्षारीय KMnO4 है तो फिर सामने क्रिया H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन ये देगा। तो इन दोनों से दो OH समूह प्राप्त हो जाते हैं। जो द्विबंध के आगे पीछे जोड़ना है और द्विबंध का सिंगल बंध करना है। तो ये RCH और एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में द्विबंध का एकल बंध हो जाता है और 1% KMnO4 का क्षारीय विलयन जो बेयर अभिकर्मक कहलाता है, ये हल्के बैंगनी रंग का होता है। लेकिन जब ये एल्कीन से क्रिया करके डाइओल बनाता है तो इसका ये बैंगनी रंग गायब हो जाता है और इस आधार पर किसी यौगिक में असंतृप्तता की यानी कि बहुबंध की उपस्थिति की पुष्टि की जाती है। कोई भी यौगिक आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या इसमें बहुबंध यानी कि द्विबंध या इससे भी अधिक त्रिबंध मौजूद है, तो आप उस दिए गए यौगिक में 1% क्षारीय KMnO4 यानी बेयर अभिकर्मक डाल दो। बेयर अभिकर्मक बैंगनी रंग का होता है, डालते ही यदि बैंगनी रंग अदृश्य हो जाता है तो दिए गए यौगिक में बहुबंध मौजूद है, यानी कि दिया गया यौगिक अनसेटल्ड है, असंतृप्त है। और अगर क्षारीय KMnO4 का बैंगनी रंग अदृश्य नहीं होता है तो दिया गया यौगिक संतृप्त है। इस प्रकार बेयर अभिकर्मक का उपयोग यौगिकों में असंतृप्तता की पहचान के लिए किया जाता है। दूसरा बनाने की विधि है अपने पास डाइब्रोमो एल्केनों की जलीय साथ यानी जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। डाइब्रोमो एल्केन, ये डाइब्रोमो एल्केन ये हो गया प्लस, अब दो एलोजन है तो KOH या NaOH के दो अणु ले लेंगे तो 2KOH। तो Br परमाणु हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो RCH2। तो इस Br की जगह भी OH और इस Br की जगह भी OH और दोनों Br के साथ KBr के रूप में पृथक हो जाएंगे तो ये ग्लाइकोल बन गया। अब जैसे इसमें अगर आप एथीन लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन और इसकी क्रिया जलीय क्षार से कराओ तो CH2 दोनों जगह पर एक OH आ जाएगा। सॉरी एथीन नहीं लेंगे, डाइब्रोमो एथेन लेंगे क्योंकि एथीन का बेयर अभिकर्मक अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों Br के साथ पृथक हो जाएंगे तो 2KBr। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल अपन को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोपीन लेंगे तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा। तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन यदि हम लेते हैं उसकी जलीय क्षार से क्रिया कराते हैं तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल यानी कि प्रोपेन 1,2 डाइओल में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार डाइब्रोमो एल्केनों की जलीय KOH या जलीय NaOH जैसे क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर भी ग्लाइकोल बनते हैं। डाइएलो एल्केन यानी कि मान लीजिए डाइब्रोमो एल्केन ही मान लीजिए, इनसे एक और प्रकार से हम ग्लाइकोल बना सकते हैं। पहले डाइब्रोमो एल्केनों की क्रिया आप एसिटिक अम्ल से कराओ जिससे कि ये डाइएसिटेट में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर अम्लीय जल गठन करा दो तो डाइएसिटेट डाइओल यानी कि ग्लाइकोल में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 2 Br है तो 2CH3COOH एसिटिक एसिड से क्रिया करा देंगे तो RCH और CH2 इस चेन को यूं भी घुमा सकते हैं तो एक तो यहां जुड़ जाएगा OCOCH3 यानी कि एसिटेट समूह जुड़ गया और एक यहां जुड़ जाएगा तो ये डाइएसिटेट बन गया।
और 2H2Br के साथ 2HBr के रूप में निष्कासित हो जाएगा। अब इस डाई एसीटेट को आप वापस ले लीजिए और किसी अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा दीजिए, यानी कि 2HOH, और अम्ल की उपस्थिति है तो तनु अम्ल के लिए H+ लिख देते। तो ये CH3COOH के साथ जाएगा, ये CH3COO भी H के साथ जाएगा, और यहाँ दोनों CH3COO की जगह पे 2 OH प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो RCHOH और इधर CH2 पर भी OH, और आपका एसिटिक अम्ल आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम डाइब्रोमो एल्केनों को ग्लाइकोलों में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले एसिटिक अम्ल से क्रिया करा के इनको डाई एसीटेट में परिवर्तित करेंगे और फिर इनका अम्लीय जल अपघटन कराकर इनको ग्लाइकोल में परिवर्तित करेंगे। ग्लाइकोल बनाने की अगली विधि में अपन इपोक्साइडों का भी चयन करा सकते हैं। इपोक्साइड चक्रीय यौगिक होते हैं और चक्र में कार्बन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु भी होता है। तो इपोक्साइड का अम्लीय जल अपघटन कराइए आप। इपोक्साइड जैसे एथिलीन ऑक्साइड लेते हैं अपन CH2CH2O, तो इसकी क्रिया जल से होगी, और जल से होगी तो कोई हम HCl वगैरह अपन डाल सकते हैं, तो ये चेन खुल जाएगी। तो CH2CH2, तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, तो ये एथेन 1,2 डाइऑल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इपोक्साइडों के अम्लीय जल अपघटन से भी ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और विधि पर फाइनली चर्चा करते हैं कि एल्कीनों से एक तो अपन प्रारंभ में बना चुके हैं ग्लाइकोल, जब हमने शारीरिक एमिनोफोर के साथ इनका ऑक्सीकरण करवाया था शारीरिक एमिनोफोर द्वारा, तो ग्लाइकोल बने थे। एक दूसरा तरीका है कि यदि एल्कीनों को हाइपोक्लोरस अम्ल में से प्रोवाइड किया जाए तो क्लोरोहाइड्रीन बनता है, और इस क्लोरोहाइड्रीन को जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपघटित कराने पर ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें सामान्य तौर पर अगर कोई रिएक्शन लिखे तो एल्कीन में C डबल बॉन्ड ये C होता है, तो इसको आप हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl में प्रोवाइड कराओ तो द्विबंध का सिंगल बंध हो जाएगा, एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा, और ये क्लोरोहाइड्रीन में एल्कीन आपकी परिवर्तित हो जाएगी। ये सिंगल हो गया, तो यहाँ Cl और यहाँ OH, तो ये क्लोरोहाइड्रीन बन गया। अब इसका आप जलीय, इसकी क्रिया कराओ जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ इसको गर्म करके अपघटित कर दो, तो ये Na के साथ Cl चला जाएगा, CO3 में से CO2 मुक्त हो जाएगी, तो एक O यहाँ बचेगा, एक H यहाँ बचेगा, तो ये OHCl की जगह पे आ जाएगा और ये यौगिक आपका ग्लाइकोल में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्लोरोहाइड्रीन इस प्रकार से ग्लाइकोल में एक्सचेंज हो जाएंगे, NaCl और CO2 अलग हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ एल्कीन कोई से भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे एथीन अगर अपन प्रयुक्त करें तो एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसकी क्रिया पहले हाइपोक्लोरस अम्ल में प्रोवाइड कराएंगे इसको, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन अपन को प्राप्त हो जाएगा, तो ये सिंगल हो गया, तो यहाँ Cl और यहाँ OH। फिर इसकी क्रिया अपन जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ इसको जब हम अपघटित करेंगे तो Cl की जगह भी OH आ जाएगा, एक OH पहले आ चुका है, तो ये ग्लाइकोल में परिवर्तित हो गया। Na के साथ Cl निकल जाएगा तो NaCl और CO2 ये मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे कोई सी भी एल्कीन ले सकते हैं। जैसे प्रोपीन लेना चाहे अपन 1 2 3 एक जगह द्विबंध लगा दिया, तो ये प्रोपीन, तो सबसे पहले इसको हाइपोक्लोरस अम्ल में से प्रोवाइड कराओ। योग वही करना है जहां द्विबंध है, तो द्विबंध पर एक जगह पर Cl और एक जगह पर OH आपको जोड़ देना है, तो CH3 CH CH2 ये OH और ये Cl, और अगले पद में आप इसको जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपघटित करवा दो, तो CH3 CHOH और CH2OH और NaCl प्लस CO2 मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रोपीन ग्लाइकोल बन गया, यानी कि प्रोपेन 1,2 डाइऑल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम ग्लाइकोलों का निर्माण कर सकते हैं।
तो एल्कीनों से बनाने की अपने पास दो विधियां आई। तो एल्कीनों की 1% क्षारीय KMnO4 यानी बेयर अभिक्रमण द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लाइकोल बनते हैं। इस अभिक्रिया में KMnO4 का बैंगनी रंग अदृश्य हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग यौगिक में असंतृप्तता की पहचान हेतु किया जाता है। दूसरा, डाइब्रोमो एल्केनों की जलीय साथ यानी जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ क्रिया करना करा के भी हम ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा डाइब्रोमो एल्केनों की पहले एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के उसको डाइएसिटेट में परिवर्तित करा दो और डाइएसिटेट का अम्लीय जलक गठन करा के भी हम ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। एक इपोक्साइडों का अम्लीय जलक गठन कराने पर भी हमें ग्लाइकोल प्राप्त होता है। और फाइनली एल्कीन से एक और प्रकार से हम ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कीनों को हम हाइपोक्लोरस अम्ल में से प्रवाहित करवाएंगे तो क्लोरोहाइड्रीन बनेगा जो जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जलक गठित होकर ग्लाइकोल देता है। अब अपन अगली क्लास में ग्लाइकोलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।